हुनहुन टीवी पे हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बग्गा नामक चीता रहता था। वह चीता बहुत ही फुर्तीला था और पूरे जंगल में उसका ही आतंक रहता था। पर अब वह चीता बूढ़ा हो चुका था, इसीलिए वह अपनी पत्नी के साथ एक गुफा में कैद रहता है और उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, इसीलिए वह इधर उधर टहल रही होती है। अंततः वह बग्गा को जगाती है और बग्गा से कहती है, उठो उठो महाराज उठो। और डरते हुए बग्गा से कहती है, महाराज उठो। फिर बग्गा नींद से जाग जाता है। फिर उसकी पत्नी बताती है, महाराज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आप कुछ शिकार करके मेरे लिए खाने को लाइए ना। तब बग्गा कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी कहती है, महाराज अब आप बूढ़े हो चुके हैं, अगर आपको कोई जानवर तंग करे तो आप उसकी बातों का बुरा मत मानना। तब बग्गा कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे मत सिखाओ। फिर बग्गा थोड़ा आगे जाता है, तब देखता है कि वहाँ पर बंदर मामा झूल रहे होते हैं। बंदर मामा बग्गा से पूछते हैं, और महाराज क्या हाल चाल है? आप तो मुझे लगता है कि डर के मारे छुपे रहते हैं जब से बूढ़े हो गए हैं। तब बग्गा को बंदर मामा की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन बग्गा अपनी पत्नी को सोचकर बंदर मामा से कुछ नहीं कहता और वहां से चुपचाप आगे की ओर निकल जाता है। आगे जाने के बाद वह एक मैदान में पहुंचता है और वहां देखता है कि सभी जानवर आपस में मिलजुल कर खेल रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत ज़्यादा लालच आता है और वह सोचता है कि जब मैं जवान था तब इन्हें खा सकता था, लेकिन अब मैं नहीं खा सकता। फिर वह वहां से चला आता है चुपचाप। आगे जाने के बाद उसे एक हिरन चरती हुई दिखाई देती है। वह चुपचाप से आगे जाता है। जब तक वह आगे जाता है, हिरन भी उससे रफ्तार में तेज हो चुकी होती है और वह भी भाग जाती है। फिर बग्गा थोड़ा आगे जाने के बाद एक कुत्ते को बैठा देखता है। वह कुत्ता बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त होता है, इसीलिए बग्गा उसके पास जाता है और उस कुत्ते से पूछता है, क्या तुम मुझे अपनी तंदुरुस्ती का राज बता सकते हो? क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें प्रतिदिन भोजन बड़ी ही आसानी से मिल जाता है, तुम्हें उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तब कुत्ता कहता है, हाँ मुझे तो मेरा मालिक मेरे काम के बदले 2 वक्त का भोजन बड़े ही आसानी से दे देता है, इसलिए मुझे खाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब बग्गा कहता है, क्या तुम्हारा मालिक मुझे भी खाने के लिए भोजन देगा 2 वक्त के लिए? तब कुत्ता कहता है, हाँ मेरा मालिक तुम्हें खाना देगा, लेकिन तुम्हें जो कार्य मैं उसके लिए करता हूँ तुम्हें भी करना होगा। तब बग्गा कहता है, ठीक है अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पर मुझसे जो भी कार्य हो सकेगा मैं करूँगा। फिर बग्गा उस कुत्ते के साथ मालिक से मिलने के लिए निकल जाता है। आगे पहुँचने के बाद बग्गा देखता है कि उस कुत्ते के गले में एक पट्टा बंधा होता है। फिर बग्गा उस कुत्ते से पूछता है कि यह पट्टा तुम्हारे गले में क्यों बंधा हुआ है? तब वह कुत्ता कहता है, आज तो मैं अपने मालिक के बच्चों के साथ आया था, इसीलिए उनसे रस्सी छुड़ाकर भाग आया हूँ। तब बग्गा कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम कैद का जीवन जीते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। फिर बग्गा वहाँ से अपनी गुफा की ओर चला आता है। गुफा की ओर आने के बाद वह देखता है कि उसकी पत्नी सो रही होती है और वहाँ पर एक मरी हुई हिरन पड़ी होती है जो उसकी पत्नी शिकार करके लाई होती है। फिर बग्गा तेज से चिल्लाता है, तब उसकी पत्नी जाग जाती है और उसकी पत्नी बताती है कि आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका काफ़ी देर तक इंतजार कर रही थी, उसके बाद मैं गई और एक हिरन का शिकार करके ले आई। तब बग्गा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है कि मैं फालतू ही इधर उधर कर रहा, अभी मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपने लिए शिकार कर सकूं। कहीं मैं उस कुत्ते की बातों में आकर उसके साथ बंदी बन के चला जाता तो मेरा आत्मसम्मान और मेरा जीवन नर्क बन जाता। मैं सही वक्त पर ही सही निर्णय ले लिया, नहीं तो मेरा क्या होता। फिर बग्गा की पत्नी कहती है, क्या सोच रहे हैं महाराज, जल्दी चलिए भोजन करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं आपका इतने देर से इंतजार कर रही थी। फिर बग्गा और उसकी पत्नी आराम से भोजन करते हैं और आनंद से अपना जीवन जीते। यह कहानी रामपुर के जंगलों की है, जहाँ सभी जानवर बहुत ही प्रेम और आनंद से रहते थे और उन सब में बहुत ही अच्छा प्यार था। वहीं पर एक बूढ़ा तोता अपने बच्चे और उसकी पत्नी के साथ रहता था। उनके साथ एक खरगोश और एक बंदर भी रहता था।
उनमें बहुत ही अच्छा प्यार था। और बूढ़ा तोता हमेशा एक पेड़ में ही रहता था। बचपन से ही उसे उस पेड़ से बहुत ज्यादा लगाव था और बहुत अत्यधिक प्रेम था। एक दिन बूढ़ा तोता अपने बेटे से कहता है कि जाओ तुम कुछ हमारे लिए खाने को लेकर आओ। फिर उसका बेटा खाना लाने के लिए वहां से चला जाता है और वे सभी वहीं पर बैठे रहते हैं। और बूढ़ा तोता बंदर से कहता है, यार तुम तो अकेले अकेले ही खा रहे हो, कम से कम मुझसे ना पूछो तो मेरे दोस्त खरगोश से तो पूछ ही लो। तक उसका बेटा अपनी दोस्त चिड़ी के साथ आ ही रहा होता है कि अचानक से उसे तीर लग जाती है। फिर वो सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर चिड़ा बताता है कि हमारे पीछे एक शिकारी पड़ा हुआ था और उसने ही हमारे भाई को मार दिया। यह बताते बताते ही वहाँ पर शिकारी आ जाता है और वह शिकारी तीर छोड़ देता है। वह तीर जाके पेड़ को लग जाता है। फिर तब तक वहाँ पर बाज आ जाता है और बाज शिकारी को दौड़ाकर लेकर जाता है। वह तीर जहरीला होता है और वह तीर पेड़ में लगने के बाद पेड़ को नुकसान करना शुरू कर देता है। फिर बाज वापस आकर बताता है बूढ़े तोते से कि मैंने उस शिकारी को बहुत ज्यादा काटा और वह भाग गया। तब तक यह खबर डॉल्फिन को पता चलती है कि बूढ़े तोते का बेटा मर गया है। तो वह डॉल्फिन बूढ़े तोते से हाल चाल लेने आती है और उतने ही समय में वह पेड़ जो है वो काला पड़ जाता है और उसके फल भी काले पड़ जाते हैं। यह देखकर जितने भी जानवर उस पेड़ के पास रहते थे वे सभी वहां से भाग जाते हैं। फिर बंदर मामा बूढ़े तोते से कहते हैं, आप भी यहाँ से चलिए, अब यह पेड़ जहरीला हो गया है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बूढ़ा तोता नहीं मानता। फिर बंदर भी डर के मारे वहां से भाग जाता है। फिर बूढ़ा तोता उन सभी को बुलाने के लिए उनके पीछे जाता है और वह सोचता है कि मैं इन सबको बुलाकर ले आऊंगा। लेकिन उसके जाने के बाद भी वो सब नहीं आते। फिर वह आके उस पेड़ पर बैठ जाता है और सोचता है कि मैं इस पेड़ को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊंगा, यहीं पर मेरा जीवन यापन हुआ है और मैं यहीं रहूंगा। तब तक वहाँ पर भगवान आ जाते हैं और भगवान बूढ़े तोते से कहते हैं, मैं तुम्हारी महानता और दरिया दिली और तुम्हारे प्रेम से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने जो प्रेम अपने इस घर की ओर दिखाया है और इस पेड़ की ओर दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। तब बूढ़ा तोता कहता है, मैं इसी पेड़ में रहूंगा, इसी पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, इसी पेड़ ने मुझे शिकारियों से बचाया है। आज अगर इस पेड़ पे मुसीबत आई है तो मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारी इसी सोच से मैं स्वर्ग से उतर के तुमसे मिलने आया हूँ। तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल जीव हो, तुम्हारे अंदर प्रेम है, इसीलिए मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तुम्हारा पेड़ फिर से वैसा ही हो जाएगा और सभी जानवर फिर वापस आ जाएंगे। फिर भगवान वहाँ से चले जाते हैं और फिर से वह पेड़ हरा भरा हो जाता है और सभी जानवर फिर वहाँ पर वापस आ जाते हैं और वो सब प्यार से रहने लगते हैं। यह कहानी नागिन शिवन्या और उसके प्रेमी ऋतिक की है। नागिन शिवन्या और ऋतिक 200 साल पुराने नाग नागिन थे और उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन वह नाचते नाचते एक ऋषि की गुफा तक पहुंच गए और उसकी गुफा पर नाच रहे थे। इसके कारण ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वह बहुत क्रोधित हो गया। फिर वह कहता है, कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की? आज तो वो गया। मैं 100 साल से यहाँ बैठकर तपस्या कर रहा हूँ और मेरी तपस्या पूर्ण ही होने वाली थी और तुम दोनों ने मेरी तपस्या भंग कर दी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। नागिन शिवन्या कहती है, माफ कर दीजिए ऋषि, हमसे गलती हो गई, हमें पता नहीं था कि इस गुफा के अंदर कोई है। पर ऋषि गुस्से में आ जाता है और अपनी शक्ति से ऋतिक को गायब कर देता है। यह देखकर नागिन शिवन्या बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर ऋषि से कहती है, आप प्लीज मेरे ऋतिक को वापस ला दीजिए, मेरा इस दुनिया में ऋतिक के सिवा कोई नहीं है। पर ऋषि कहता है, तुमने मेरी तपस्या भंग की है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन नागिन शिवन्या रोती ही रहती है। फिर ऋषि को नागिन शिवन्या पर दया आ जाती है और ऋषि नागिन शिवन्या से कहता है, मैं ऋतिक को वापस नहीं ला सकता, पर तुम्हें यह जरूर कह सकता हूँ कि वह तुम्हें 20 साल बाद अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो फिर से मिल जाएगा। यह सुनकर नागिन शिवन्या वहां से चली जाती है और ऋषि अपनी गुफा में तपस्या करने लगता है। फिर नागिन शिवन्या के पास उनके पिताजी आ जाते हैं
और उनके पिताजी नागिन शिवन्या से पूछते हैं, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो। फिर नागिन शिवन्या अपने पिताजी उसके साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है और कहती है कि ऋषि ने ऋतिक को गायब कर दिया है, पर उन्होंने कहा है कि वह मुझे 20 साल बाद मिल जाएगा। फिर उनके पिताजी कहते हैं, बेटी ऋषि ने गायब किया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें 20 साल तक इंतजार ही करना होगा। फिर पिताजी वहां से चले जाते। फिर नागिन शिवन्या 10 साल तक वहीं पर खुद को कैद करके रखती है और रोती रहती है। 10 साल बीतने के बाद एक दिन नागिन शिवन्या एक पेड़ के नीचे बैठी होती है और रो रही होती है। तभी अचानक वहां पर एक आदमी एक बच्चे को लेकर आता है और उस बच्चे को नदी में छोड़कर भाग जाता है। तब तक नागिन शिवन्या यह देख लेती है और खूब तेज से चिल्लाती है, लेकिन वह भाग जाता है। फिर नागिन शिवन्या उस प्यारे से बच्चे को उठाकर अपने पास लेकर आती है और उसे देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। फिर अपने पिताजी को आवाज लगाती है, पिताजी पिताजी। तब नागिन शिवन्या के पिताजी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। फिर पूछते हैं, बेटी ये बच्चा किसका है, तुमको कहाँ से मिला। फिर नागिन शिवन्या अपने पिताजी को सारी बात बताती है और कहती है कि मैं अब इसी बच्चे का पालन पोषण करूंगी, यही मेरे जीवन का आधार बनेगा। और फिर उसी दिन से नागिन शिवन्या उस बच्चे को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती, उसकी जरूरत की हर एक सामान उसको ला कर देती है और उससे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। कुछ दिनों बाद वह बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है और अपने आप खेलने लगता है। ऐसे ही समय बहुत जल्दी बीत जाता है और वह बच्चा एक खूबसूरत लड़की बनकर तैयार हो जाता है। फिर एक दिन वह बच्ची नागिन शिवन्या को कहती है कि माँ आप क्यों इतना दुखी हैं, आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज देने वाली हूँ। यह सुनकर नागिन शिवन्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि बेटी क्या है वो सरप्राइज, मुझे भी तो बताओ। तब उसकी बेटी कहती है, मैं आपको बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी, नाना को आने दो। तब तक नागिन शिवन्या के पिताजी आ जाते हैं। फिर बच्ची पूछती है कि नाना जी मेरा सरप्राइज कहाँ है। फिर नागिन शिवन्या के पिताजी ऋतिक को बुलाते हैं। यह देखकर नागिन शिवन्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ऋषि ने कहा था कि 20 साल बाद ऋतिक वापस आ जाएगा और 20 साल पूरे होने के बाद ऋतिक वापस आ जाता है और नागिन शिवन्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं। फिर नागिन शिवन्या और ऋतिक एक जंगल में जाकर भोलेनाथ को बुलाते हैं। कुछ समय बाद भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। फिर नागिन शिवन्या भोलेनाथ से कहती है, प्रभु मैंने आपकी नागमणि की 200 साल रक्षा की, पर अब हम इसकी रक्षा के काबिल नहीं हैं, क्योंकि हमारी एक बच्ची है और हम उसके प्रेम में बंधे हुए हैं और हम नागमणि की रक्षा के काबिल नहीं रहे। हम नागमणि की अच्छे से रक्षा नहीं कर सकते, इसीलिए आज हम उस नागमणि को आपको अर्पित करने आए हैं। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि नागिन शिवन्या मैंने ही उस बच्ची को तुम्हारे पास भेजा था जब तुमसे ऋतिक दूर हो गया था, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दुखी थी। यह सुन के नागिन शिवन्या बहुत खुश हो जाती है। फिर भोलेनाथ उससे नागमणि अपनी वापस ले लेते हैं और नागिन शिवन्या भोलेनाथ को नागमणि अर्पित कर देती है। उसके बाद भोलेनाथ कहते हैं, जाओ तुम दोनों पर मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। फिर उस दिन के बाद नागिन शिवन्या अपने नागिन रूप में नहीं आती, ना ही ऋतिक आता है और वो सब अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं। धर्मपुर गांव के पास एक भोलू नाम का हाथी रहता था। वह उस जंगल में एक अकेला ही हाथी था। उसके माँ बाप मर चुके थे और वह अगले जंगल से इस जंगल में आ गया था। वह हमेशा दुखी ही रहता था, क्योंकि उसके पास कोई ना था, ना उसका कोई परिवार और ना ही कोई दोस्त। इसीलिए वह नदी किनारे टहला करता था। एक दिन भोलू के मन में एक विचार आया और वह सोचता है कि क्यों ना मैं जंगल में ही किसी जानवर से दोस्ती कर लूं। इसीलिए वह दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है। आगे जाने के बाद उसे एक खरगोश दिखाई देता है। वह खरगोश हाथी को देखकर भागने लगता है। तब भोलू उसे रोकता है और कहता है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तब खरगोश कहता है,
नहीं, तुम बहुत विशाल हो, तुम मेरी तरह तेज भाग भी नहीं सकते, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा। फिर खरगोश वहां से यह कहकर चला जाता है। भोलू बहुत निराश होता है और आगे जाता है। आगे जाने के बाद उसे एक हिप्पो मिलता है। वह उस हिप्पो से भी यही सवाल करता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तब हिप्पो कहता है, मुझे दोस्ती में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनूंगा। फिर हिप्पो वहां से चला जाता है और भोलू बहुत ही निराश होकर फिर से वापस लौट आता है। आगे जाने के बाद भोलू को एक बंदर झूलता हुआ दिखाई देता है। फिर भोलू उस बंदर से पूछता है, बंदर मामा, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे? तब बंदर कहता है कि तुम तो इतने बड़े हो, तुम मेरे साथ पेड़ों पे चढ़ भी नहीं सकते, ना मेरे साथ घूम सकते हो, ना मेरा साथी बन सकते हो, तो मैं तुमसे दोस्ती क्यों करूंगा? यह सुनकर हाथी बहुत निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसको हर जगह निराशा ही मिलती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं और भोलू का कोई भी दोस्त नहीं बनता। इस वजह से वह बहुत ज्यादा निराश रहता है और फिर से एक नदी के किनारे आकर चुपचाप बैठ जाता है। अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। तब भोलू खड़ा होता है और जल्दी से भागते हुए जाता है। आगे जाने के बाद भोलू यह देखता है कि सामने से एक खरगोश भागता हुआ आ रहा है। तब भोलू खरगोश से पूछता है, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, किस चीज की आवाज? खरगोश भोलू को जंगल में घुसाए बाघ के बारे में बताता है और तब भोलू कहता है, चलो मैं देखता हूँ उस बाघ को। आगे जाने के बाद भोलू देखता है कि बाघ हिरन को मार देता है। तब भोलू जाता है और उस बाघ को अपनी सूंड के सहारे खूब तेज से फेंक देता है और वह बाघ जंगल से बाहर चला जाता है। यह देखकर सभी जानवर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर उस दिन के बाद से सभी जानवर यह निर्णय लेते हैं कि अब भोलू ही हमारा जंगल का राजा होगा और सभी जानवर उस दिन के बाद से भोलू से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं और उसे जंगल का राजा बना देते हैं और जंगल के सभी जानवर भोलू के साथ दोस्त भी बन जाते हैं और बड़े प्यार से रहने लगते हैं।